नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर धारा 188 और 54 मैनेजमेंट डिजास्टर के तहत दर्ज की गई। पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना महामारी को इंडियन कोरोना बताया था। साथ ही कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया था, जिस पर शिवराज सरकार में मंत्री और विधायक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर के बाद कांग्रेस नेता और प्रवक्ता मैदान में कूद गए हैं और हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट किया है कि यदि कमलनाथ पर जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया, बीजेपी सरकार उन्हीं धाराओं में अपने मंत्रियों पर केस दर्ज करे। वहीं कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कि सवाल करना गुनाह है तो हम पर भी एफआईआर हो। ज्ञापन दिया गया था एडिशनल साहब के नाम, जिस पर मुकदमा कायम किया गया है कमलनाथ जी के इस पे 188 आईपीसी और 54 आपदा प्रबंधन, जिस पर अगली कार्रवाई की जाएगी, जांच का विषय। राजनीतिक व्यक्तित्व कमलनाथ, जिसने सही आंकड़े मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखे कि कोरोना से 2 माह में कितने लोगों की मौत हुई है, 1 लाख से ऊपर। मैं खुद बोल रहा हूँ, मुकदमा दर्ज करना है तो हम पे भी मुकदमा दर्ज करो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाने को शर्म आना चाहिए और ये एफआईआर दर्ज करानी चले। मैं कहना चाहता हूँ, कल हम लोग भोपाल के क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाएंगे और हम जो एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं, ये एफआईआर भोपाल की जनता की तरफ से होगी। जहां तक 188 का मामला उज्जैन में दर्ज हुआ है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ कानून का राज यदि है तो इंदौर में भी 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी की थी 3 मंत्रियों ने, प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर ने। उनके विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं हुई 188 के तहत? पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर, जहां पर एक सरकार अपनी पूरी असफलता, फेलुअर, जनता और प्रदेश को शमशान में बदल देने की घटनाओं को ढांक देना चाहती है, इससे कांग्रेस डरेगी नहीं। कांग्रेस इसमें आगे बढ़कर इसका मुकाबला करेगी। अदालतों के सामने हम फैक्ट्स रखेंगे। वास्तव में यदि आप एफआईआर करना चाहते हैं और आप सच सुनना नहीं चाहते, अपने आप को पुनः सुधारना नहीं चाहते, इसी प्रकार से तानाशाही शासन मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं, तो कमलनाथ जी पे ही नहीं, प्रवीण पाठक पर भी एफआईआर कीजिए। आप उन लाशों पर भी एफआईआर कीजिए जो गंगा में बही, जिनको कहीं पर भी शमशान में, मरघट में जलने के लिए जगह नहीं मिली। तो सियासत के लिहाज से मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है। इसके अलावा और कौन सी खबरें जो हलचल में रहने वाली हैं, बताएंगे हमारे सहयोगी नीलम। ले चलते हैं सीधे भोपाल आपको। नीलम, कौन सी बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर दिन भर नजर रहेगी? जी बिल्कुल, यदि मध्य प्रदेश के आज की बड़ी खबरों की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर आज जो है पूरा राजनीतिक हलचल प्रदेश में बना रहेगा। कांग्रेस इस बात का लगातार विरोध कर रही है कि जो एफआईआर हुई है वो गलत है और इस मामले को लेकर कांग्रेस हो सकता है कि कोर्ट भी जाए। वहीं जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने एफआईआर करने का ज्ञापन सौंपा था और वो यही चाह रहे थे कि एफआईआर हो। तो एफआईआर तो हो गई है, पर अब इसमें देखना होगा कि बीजेपी और क्या आगे कुछ करती है और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ दाव खेला जाता है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो ब्लॉक स्तर, संभाग स्तर पर जो है कोरोना की समीक्षा बैठक करेंगे और आगे क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू को लेकर, इस बारे में नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। जैसे कि हम प्रदेश में देख रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण की जो दर है कम होते जा रही है। 4.3% के आसपास प्रदेश में अब पॉजिटिविटी दर जो है पहुंच गई है और इसी को लेकर के प्रदेश के 5 जिलों झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में जो है कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। वहीं बाकी के जो जिले हैं वहां पर 31 मई तक के लिए सख्ती लागू करने के आदेश दिए गए हैं और उसके बाद स्थिति को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू पर जो है आगे निर्णय लिया जाएगा। तो यदि हम प्रदेश में आज दिन भर की खबरों को देखा जाए तो कोरोना संक्रमण को लेकर के क्या कुछ नई सख्तियां दिखाई देती है, क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है, इन पर दिन भर नजर बनी रहेगी। साथ ही राजनीतिक हलचल आज प्रदेश में तेजी से रहेगी। तृप्ति, शुक्रिया आपका नीलम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 3,306 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आंकड़े लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में 92 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 7,232 मरीज ठीक भी हुए हैं।
एक्टिव मरीजों की संख्या अब 65,774 रह गई है और अब तक 9,49,000 संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में सामने आ चुके हैं। 12,586 मरीजों की मौत कोरोना काल में हुई है और 8,70,640 मरीज कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये राहत की खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर एफआईआर का मामला, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार अब ये मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी इस पर सरकार को घेर रही है। रमन सिंह इस मुद्दे पर आज प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के साथ रायपुर के सिविल लाइंस थाने के सामने धरना देंगे। ये धरना सुबह 10 से 12 बजे तक चलेगा। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी एक बार फिर से 5-5 की संख्या में प्रदेश के सभी थानों के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। रायपुर जिले में वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 5-5 कार्यकर्ता सभी थानों में जाकर अपनी गिरफ्तारी की मांग कर धरना देने वाले हैं। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी थानों के सामने धरना दिया जाएगा। रायपुर शहर के 27 थानों में एक एक प्रमुख नेता के नेतृत्व में 5-5 सदस्यीय दल धरने पे बैठेगा, गिरफ्तारी देगा। और ये प्रदेश में होगा इस तरह? पूरे प्रदेश में सारी जिला को ये निर्देश है, जिला अध्यक्ष इसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सभी थाने प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो भी कोविड के संबंध में जो भी गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए और जो भी चीजें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है जो सुर्खियों में रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज बड़ी खबर की बात करें तो राजनीतिक जो सियासत है वो उफान पे रहेगी और मुद्दे में रहेंगे रमन सिंह पर होने वाली एफआईआर लेकर के राज्य शासन की तरफ से एफआईआर करा दी गई है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी शिकायत पे पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन ये शिकायत अपराध से ज़्यादा सियासत से प्रेरित लगती है और उसी मामले पर आज पूरे दिन भर उफान रहेगी। जैसा आपने बताया अभी कि आज रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत तमाम लोग 9 बजे करीब अपने आवास मर्लिन जो है उनसे निकलेंगे और फिर सिविल लाइन थाने तक जाएंगे। बात करेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रमुख नेता पूरे प्रदेश के थानों के सामने बैठेंगे और कहेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दरअसल विरोध कर रहे हैं कि टूल किट मामले पे जिस तरह से स्टैंड शासन ने लिया और पुलिस ने लिया उसका विरोध जताएंगे। तो आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां यही रहेंगी क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारी की मांग में शामिल होंगे। निश्चित रूप से पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि हर प्रदेश में इतने बड़े विरोध को पुलिस प्रशासन किस तरह से टैकल करता है और इस दौरान कोई राजनीतिक और बवंडर तो नहीं खड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर आज दिन भर के लिए रहेगी। दूसरी बड़ी बात करें तो कोरोना को लेकर के जिस तरह से राहत मिल रही है, बहुत सुकून देने वाली खबरें आ रही हैं अब, क्योंकि जिस तरह से 200-250 से ऊपर मौत का आंकड़ा हुआ करता था आज से करीब एक महीना या 15-20 दिन पहले, उसमें बड़ी राहत मिली है। करीब 40 दिनों के बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा 100 से नीचे आया है, 90 की मौत हुई है, तो करीब 90 की मौत हुई है। ये एक बड़ा सुकून देने वाला है और साथ साथ में जो नए केसेज आ रहे हैं वो भी करीब 3000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो इस तरह से जो जागरूकता है प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की वो लगातार जारी रहनी चाहिए। लोग भी जारी अवेयर रहें, तभी इस ट्रेंड पे आगे भी बढ़ सकेंगे, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद संकेत मिल रहे हैं कि 1 जून से लगभग लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। तो वो जो बाजार खुले उसमें भीड़ भाड़ ना पैदा हो, ये कोशिश रहेगी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी। तीसरी एक बड़ी खबर टीकाकरण को लेकर के है। करीब 2 लाख डोजेज फिर से पहुंचेंगे। तो जो रफ्तार है टीकाकरण की 18 से 44 वर्ष की उम्र में वो बढ़ेगी और उम्मीद है कि अब वैक्सीनेशन सेंटर पर जो लंबी लंबी लाइन लगती थी वो कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन अब हर 2-3 दिन पे 2-2.5 लाख टीके प्रदेश में पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना के जंग में इस आने वाली खेप से बड़ी मदद मिलेगी। जी शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की, जिन पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर सूरजपुर से 13 साल के नाबालिग की पिटाई का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता ने पूर्व कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की है। कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कलेक्टर पर डंडे से मारने का आरोप लगाया गया है। सूरजपुर में पूर्व कलेक्टर के खिलाफ
नाबालिग के पिता ने एफआईआर की मांग की है और थाने में शिकायत की है। नाबालिग की पिटाई का यह मामला है। कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, कलेक्टर पर डंडे से मारने का आरोप लगाया है। हमने देखा कि जो तस्वीर सामने आई वो पूरे देश को झकझोर देने वाली इसलिए थी कि एक सिविल सर्वेंट जिनकी ड्यूटी होती है जनता के बीच में, उन्हें सहयोग करने की, भी अगर इस तरह का बर्ताव करें तो सवाल खड़े होते हैं। पिटाई और हाथ उठाना ये हिंसा की श्रेणी में आता है। ऐसे में अब ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। नाबालिग के पिता ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, शिकायत पूर्व कलेक्टर के खिलाफ की है। सूरजपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं पिछले 2 दिनों में, वो तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और एक आईएएस ऑफिसर को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और अब कानूनी रूप भी दिखने लगा है। आम नागरिक कलेक्टर के खिलाफ, पूर्व कलेक्टर के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे को मारा गया, डंडे से पिटवाया गया, जिसके बाद शिकायत लगातार की जा रही है। अजय सोनी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजय, अब क्या स्थिति बन रही है वहां पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ? देखिए, जो लाठी मारने वाला मामला आया था उसमें कल देर शाम एक नया मामला सामने आया है, जिसमें जो 13 वर्ष बच्चे की जो तस्वीर वायरल हुई थी, उसकी पैरों में चोट लगी थी और कहा जा रहा था कि वो उसकी चोट का भी कारण कलेक्टर के द्वारा लाठी बरसाया जाना ही है। तो उसमें उस लड़के के पिता ने कल देर के खिलाफ एफआईआर करने को लेकर एक लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने ये बातें उल्लेख किया है कि उनका लड़का दवा लेने गया था और दवा लेके वापस आते के दौरान कलेक्टर, जो पूर्व कलेक्टर है रणवीर शर्मा ने उन्हें रोका और वो पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो उसने बताया कि मैं दवा लेकर हूँ। उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी और उन पर लाठी से वार वो चला दिया, जो जिससे उसके पैर में चोट लगी है और तस्वीरों में भी दिखा रहा है कि उसके पैरों में चोट लगी है। और उसके पिता ने कल इस बात की लिखित शिकायत थाने में दी है कि उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जी, शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। तो 13 साल के नाबालिग की पिटाई का ये मामला है। नाबालिग के पिता ने पूर्व कलेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ये तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये तस्वीर सूरजपुर की है। यहाँ के कलेक्टर रणवीर शर्मा को सिंघम बनने का ऐसा शौक चढ़ा कि मानवता ही भूल गए, पद की मर्यादा भूल गए। जन सेवक की तरह ड्यूटी निभाने की बजाय बर्बरता पर उतर आए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कलेक्टर साहब ने अस्पताल से लौट रहे एक युवक को रोका, बाहर घूमने का कारण पूछा, उसे थप्पड़ मारा और उसका मोबाइल सड़क पर फेंक दिया। तस्वीरें वायरल हुई तो आईएएस एसोसिएशन ने भी निंदा की और जब कलेक्टर साहब चौतरफा निंदा से घिर गए तो माफी मांगने लगे। जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है, मैं सबसे माफी मांगता हूं। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। कलेक्टर साहब ने वो हरकत की थी कि माफी न काफी थी। कलेक्टर साहब का आचरण ही ऐसा था कि सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें कलेक्टर के पद से हटाने में देरी नहीं की। रणवीर शर्मा को मंत्रालय में अटैच कर दिया गया और उनकी जगह गौरव कुमार को सूरजपुर का नया कलेक्टर बनाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने रणवीर शर्मा की हरकत को दुखद और निंदनीय बताया और साफ किया कि इस तरह का कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस घटना के बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी को वीडियो के माध्यम से संदेश मिला, उन्हें तत्काल उसमें कार्रवाई किया जो स्वागत योग्य है। इस प्रकार के जो भी कृत्य होंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और खासी कार्रवाई भी होगा। इसमें इस कांग्रेस सरकार के नेता, अधिकारी, कर्मचारी जो उनके संरक्षण में काम करें सारे मदभस्त हो चुके हैं। इसलिए
हम सबका विरोध करेंगे। इधर रणबीर शर्मा ने थप्पड़ कांड पर अफसोस तो जताया ही, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर पीड़ित युवक को घर बुलाकर उसे नया मोबाइल भी दिया। पीड़ित युवक ने सीएम और प्रशासन की तरफ से अब तक हुई कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया। प्रशासन ने जो भी कदम उठाया उससे मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे को मोबाइल मिल गया है ना, ठीक। सूरजपुर से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें एसडीएम प्रकाश राजपूत एक युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। वहीं टीआई सूरजपुर कोतवाली बसंत खलको भी लॉकडाउन में घर से बाहर निकले एक युवक पर लाठी चलाते नजर आए। टीआई को तो हटा दिया गया, अब एसडीएम पर कार्रवाई का इंतजार है। सूरजपुर से अजय सोनी के साथ सौरभ परिहार, IBC 24 रायपुर। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा की तरफ से युवक की पिटाई और मोबाइल तोड़ने वाले मामले में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजकर मामले की जांच कर 7 दिन के अंदर कमीशन को रिपोर्ट भेजने कहा है। कमीशन ने सूरजपुर एसपी को भी पत्र लिखकर जांच करने को कहा। साथ ही कहा कि युवक के साथ मारपीट कर इस प्रकार की हिंसा करना गंभीर मामला है। एसपी इसकी जांच कराएं और रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर रणबीर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। बता दें कि सूरजपुर कलेक्टर रणबीर की तरफ से एक युवक के साथ मारपीट और मोबाइल छीनकर तोड़ने का वीडियो सामने आया। ये भी आरोप है कि कलेक्टर ने एक नाबालिग के साथ मारपीट की है। वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर रणबीर शर्मा को कलेक्टर के पद से हटा दिया गया। सूरजपुर में कलेक्टर थप्पड़ मारने के पीड़ितों का हालचाल जानने उनके घर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पहुंची। उन्होंने पीड़ित युवक का हालचाल जाना। रेणुका सिंह दोनों पीड़ितों से जाकर मुलाकात उन्होंने की, परिजनों से मुलाकात की। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से जिले के कलेक्टर के तबादले की कार्रवाई से असंतोष जाहिर करते हुए कलेक्टर के साथ ही एसडीएम और टीआई पर निलंबन की कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही कलेक्टर के इस आचरण पर कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखने की भी बात कही। जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी पुलिस का सितम भी देखने को मिल रहा है। ताजा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अहिंसा चौक के पास का है, जहां पुलिस ने अपने पिता के लिए दवा लेने जा रहे एक युवक को रोक लिया। युवक ने मास्क भी पहन रखा था, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद युवक सड़क पर बैठ गया और अपने अपमान का जवाब मांगने लगा। युवक के कैंसर से पीड़ित पिता को इस बात की जानकारी लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। इतना ही नहीं, रामपुर चौक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक चलती गाड़ी के टायर में डंडा फंसा दिया, जिससे बाइक सवार मां बेटे गिर पड़े। हादसे में गाड़ी चला रहे युवक की मां को सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस अधिकारी जब जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये प्रचारित किया कि डंडे से पुलिस ने मारा है, जबकि अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उसमें डंडे से मारना ज्ञात नहीं हुआ है। और उनकी मां मोटरसाइकिल से गिरी और गिरने से उनको चोटें आई हैं। फिर भी इस घटना के संबंध में हम आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ करेंगे और वस्तु स्थिति जो है हम की जानकारी लेंगे और जो भी घटना होगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के 2 जिले सुकमा और बीजापुर के पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैज, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू और स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा मौजूद थे। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र अंतर्गत रमनपुर घाटी नेशनल हाईवे पर नागपुर से जबलपुर की ओर तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक कितनी रफ्तार से आया और हाईवे का डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गया। घटना में चालक और परिचालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां तेज रफ्तार से ट्रक पलट गया। ये मोड़ का इलाका जहां से बैलेंस नहीं बन पाया ट्रक का और ट्रक पलट गया। इसलिए यातायात के नियमों में कहा गया है कि जो घुमावदार रास्ते होते हैं, यहाँ जहां मोड़ की बात होती है तो वहां स्पीड धीमी करनी चाहिए, गति अपनी धीमी रखनी चाहिए। जो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ये ट्रक आ रहा था, ये अनियंत्रित हुआ, बैलेंस नहीं बन पाया और सीधे डिवाइडर तोड़कर पलट गया।
राजधानी रायपुर में शनिवार को ही लाखों की लूट की वारदात फर्जी निकली है। ट्रैवल संचालक ने अपने दोस्त को पैसे उधार देने के बाद अपने पिता की डांट फटकार से बचने के लिए लूट की फर्जी साजिश रची थी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान शनिवार देर रात कारोबारी रवि वीरानी ने तेलीबांधा थाने पहुंचकर अपने साथ 7.5 लाख रुपए की लूट होने की शिकायत की थी। ट्रैवल संचालक ने बताया था कि 2 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने चाकू उड़ाकर बैग में रखे 7.5 लाख रुपए लूट लिए। युवक के बयान के बाद पुलिस ने मौके वारदात समेत सभी पहलुओं पर तथ्यों में काफी फर्क मिला, जिसके बाद पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन करवाया और घटनास्थल का सीसीटीवी भी चेक किया तो सारा माजरा खुल गया। हालांकि कारोबारी ने घटनास्थल बदलकर जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन देर शाम तक पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने कारोबारी रवि वीरानी नहीं टिक पाया और मामले का पर्दाफाश हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कारोबारी रवि वीरानी को प्रतिबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उन्होंने गुमराह करते झूठी रिपोर्ट लिखाई है तो प्रतिबंधात्मक करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको कोर्ट में मामला खारिजी कराकर तो इनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करने का वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने हीरा बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। चारों से पुलिस ने 3 नग काला हीरा और 3 नग हीरा रत्न जब्त किया। चारों के पास हीरा संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। आरोपियों में से 3 महासमुंद जिले और 1 उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार जब्त हीरे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा क्षेत्र से होकर 2 व्यक्ति बहुमूल्य अलेक्जेंडर काला हीरा और खनिज रत्न हीरा लेकर बाइक से बसना आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने सोहन साहनी ज्वेलर्स दुकान बसना के पास 4 संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जिन्हें पूछताछ के लिए रोकने पर वो भागने लगे। पूछताछ करने के दौरान उनके द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह उत्पन्न होने पर उनके पास जो रखा हुआ एक काला बैग था, उसकी तलाशी ली गई और उस काले बैग में 3 नग काले पत्थर जैसे अलेक्जेंड्राइड, जिसको काला हीरा भी कहा जाता है, वो बरामद हुआ और 3 नग हीरे के जैसे दिखने वाला पदार्थ भी बरामद हुआ है। भिंड में हथियार अड़ाकर एक शख्स से बाइक और मोबाइल लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में से एक संतोष उर्फ छोटू भदौरिया बीजेपी के नमो संघ का प्रदेश महामंत्री है। संतोष की प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों से नजदीकियां भी हैं। मंत्री ओपीएस भदौरिया और अरविंद भदौरिया के साथ उसके फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि भिंड जिले के मऊ थाना क्षेत्र के होतम सिंह कुशवाहा बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी अमायन मोड़ पर कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने हथियार लगाकर पहले मारपीट की, फिर बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर चारों आरोपियों संतोष उर्फ छोटू भदौरिया, अंकित भदौरिया, रोहित नरवरिया और हर्षित राजावत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे लूट की बाइक और मोबाइल समेत वारदात में शामिल 315 बोर का कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और कार बरामद कर ली है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ लूट समेत अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। स्विफ्ट डिजायर से 4 लोग आए, ब्लू कलर की स्विफ्ट डिजायर थी। इन्होंने कट्टा अड़ा करके इसकी गाड़ी रोक लिया। जब गाड़ी मिली तो उससे आसपास अपन ने पता किया तो वो चारों आरोपी एक ही घर में मिले अपने को। आरोपियों से अपन ने सख्ती से पूछताछ की तो फिर इससे अपन ने बाइक भी बरामद किया है और मोबाइल भी बरामद किया और इनसे हमने 315 बोर का कट्टा और जो 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार बानी हमार गुड श्रवण के साथ।